जय हिंद। आज फिर हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को रेगुलर करते हुए हम फिर चलेंगे आज नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। और जितना भी क्वेश्चन हम बार बार बतला रहा आपको, जितना भी क्वेश्चन है आप उसको लिखते चलिए। एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। लिखिए, याद कीजिए, रटिए, समझिए, इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो कीजिए आप, बहुत बेहतर रहेगा, है ना। तो फिर हम लोग क्लास टेस्ट को रेगुलर करते हुए चलते हैं, ठीक है। टाइम, है ना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम बात करने में ना दें तो बहुत बेहतर रहेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन है, पराश्रविक तरंगों का उपयोग, है ना। पराश्रविक तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए में गहरे जाल में डूबे वस्तुओं की खोज, तो उसकी गहराई ज्ञात करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी में यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे, है ना, मानव अंगों के रोगों का असमानताओं को निदान हेतु किया जाता है। सी में है ना, तेल व खनिज निक्षेपण के भूमिगत चित्रांकों हेतु किया जाता है। और डी में उपयुक्त में से सभी में किया जाता है। इसका राइट आंसर आप बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीन में से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? है ना, सभी के उपयोग में इसको, है ना, प्रयोग किया जाता है ना। गहरे समुद्र में डूबी वस्तुओं को खोजने में, है ना, गहराई को ज्ञात करने में। ये सोनार, तो सोनार कौन सा तरंग निकालेगा? है ना, तो पराश्रव तरंग निकालेगा, है ना। आखिर समुद्र जो ही वस्तु डूबा हुआ है ना, उसको खोजने में, है ना, किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, है ना, कि समुद्र गहराई किससे मापी जाती है? तो फायदोमीटर से, है ना। हमें क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, है ना। तो उसमें जाकर के यकृत में, है ना, लीवर में, अग्नाशय में, इस सब के उपयोग में जाकर के इसका, है ना, प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए ना, तो ये जो तरंग होते हैं ना, वो तीन प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर श्रव्य तरंग, दूसरा नंबर अगर देखा जाए, है ना, पहला नंबर हो जाएगा देख के दोस्तों, है ना, पहला नंबर हो जाएगा, देखिएगा, है ना, पहला नंबर हो जाएगा आश्रव्य तरंग। पहला नंबर आश्रव्य, है ना, अपश्रव्य श्रव्य तरंग। दूसरा नंबर श्रव्य तरंग। और तीसरा नंबर जो आ जाता है वो पारा, है ना, पराश्रव्य तरंग आ जाता है। ये तीन प्रकार के तरंग होते हैं, है ना। ऐसे तो देखा जाए, है ना, अनुधर तरंग, है ना। लेकिन यहाँ पर जाकर के ध्वनि को सुनने के लिए, है ना, कहाँ प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है, वो देखेंगे। आश्रव तरंग जो होते हैं दोस्तों, वो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं। 20 हर्ट्ज से क्या होते हैं? कम होते हैं, है ना। अगर ये देखा जाए श्रव्य तरंग देखेंगे, है ना, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं। और पराश्रव तरंग जो होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं। 20,000 हर्ट्ज से क्या होते हैं? हर्ट्ज से अधिक होते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, है ना। अगर बात करें हम अश्रव्य तरंग को, इसको हाथी, बहेल वगैरह इसको क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर ये तरंग क्या होता है? भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर ये तरंग क्या होता है? उत्पन्न होता है। तरंग उत्पन्न
उत्पन्न होता है, कहेगा है ना कि भूकंप के अंदर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है, तो अपसरब तरंग। अपसरब तरंग है ना कितना कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से है ना कम होता है ना। कौन सुन सकता है, हाथी बहेल है ना। भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर जो हलचल होता है वो कौन सा होता है ना, अपसरब तरंग होते हैं है ना। ये जाके श्रव तरंग होते हैं, ये मानव क्या कर सकते हैं है ना, सुन सकते हैं। और या करके पराश्रव तरंग जो होते हैं वो या करके मानव नहीं सुन सकते। मानव नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते है ना। मानव इसको नहीं सुन सकता है ना। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में है ना, डॉक्टरी इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में है ना, डॉक्टरी इलाज में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। समुद्र की गहराई है ना, डॉक्टरी इलाज में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वायुयानों है ना, वायुयानों है ना, या घड़ियों के कल पुर्जे की सफाई करने में वायुयान या घड़ी के कल पुर्जे को सफाई करने में, वायुयान या घड़ी के कल पुर्जे को क्या करने में, सफाई करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सहवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है, क्योंकि है ना। सहवाल जो है वो मानव जाति के लिए क्या उपयोगी है, क्यों उपयोगी है, कि ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। ऑक्सीजन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है ना। ऑक्सीजन के निर्माण में क्या हो जाता है ना, सहायक होता है। राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है, ऑक्सीजन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए सहवाल मानव को उपयोगी है ना। गंदे स्थानों को साफ करने में मदद करता नहीं, ये नहीं होता है। ओजोन परत बनाने में सहायक करता है और नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में सहायक होता है, ये नहीं होता है। यानी कि सहवाल जो है वो मानव को उपयोगी इसलिए जरूरी है कि ऑक्सीजन के निर्माण में क्या करता है ना, उपयोगी है ऑक्सीजन के। अब सोचिए कि जो सहवाल हो जा है ना, हो जा करके है ना, ये किस प्रकार का होगा सहवाल, तो सब पोषी होगा। और सब पोषी होगा इसका मतलब कि भोजन स्वयं बनाएगा है ना। भोजन क्या करेगा दोस्तों, है ना, स्वयं बनाएगा है ना। और भोजन किस रूप में संचित करता है, भोजन का संचय जो होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। भोजन का संचय किस रूप में होगा, इसमें स्टार्च के रूप में। सहवाल जो है जाकर के किस समूह का है, समूह की अगर बात करें है ना, तो थैलोफाइटा है ना, किस समूह का है, थैलोफाइटा। इसमें जाकर के है ना जड़, तना, पत्तियां का अभाव होता है। ना तो इसमें जड़ पाया जाता है, ना तो तना पाया जाता है, और ना तो पत्तियां पाया जाता है। हाँ, ना तो क्या पाया जाता है, पत्तियां पाया जाता है ना। किस रूप में रहता है ना, कहेगा सहवाल किस रूप में रहता है, तो थैलस है ना। किस रूप में रहेगा सहवाल, थैलस के रूप में है ना। सहवाल किस रूप में रहेगा, थैलस के रूप में है ना। ये जो है ना सहवाल का जो प्रकार है वो जाकर के एक कोशिकीय है ना। कैसा है, एक कोशिकीय है ना। लेकिन अधिकांश सहवाल बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांश सहवाल कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अगर और देखा जाए एक कोशिकीय और क्या होंगे, बहुकोशिकीय होंगे है ना। लेकिन अधिकांश अगर बात करें, अधिकांश सहवाल जो होते हैं वो जाकर के यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन अधिकांश सहवाल यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन ये जो सहवाल होगा वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक है ना। यूकैरियोटिक और क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। आपको यहां समझना है बातों को दोस्तों। देखिए सहवाल जो है वो मानव जाति के लिए उपयोगी है, क्योंकि
यह क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन का निर्माण में है ना सहायक होता है। शैवाल होता क्या है ना स्वपोषी होता है, क्योंकि भोजन स्वयं बनाएगा, है ना, भोजन क्या करेगा, स्वयं बनावेगा, इसलिए क्या कहलाएगा, स्वपोषी कहलाएगा। भोजन किस रूप में जमा करता है, तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में जमा करेगा, स्टार्च के रूप में। किस समूह का है, तो थैलो फाइटा का है। इसमें जार, तना और पचय का रहता है, भाव रहता है। किस रूप में रहता है, थैलस के रूप में। प्रकार इसका क्या है, एक कोशिकीय और क्या होता है, बहुकोशिकीय। लेकिन अधिकांश शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। लेकिन ये जो है वो जाकर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। आप बताइएगा कि यूकैरियोटिक में है ना कितना एस राइबोसोम पाया जाता है। कहीं देखिए राइबोसोम दो प्रकार के, एक 70 एस और जाकर के 80 एस राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, 70 एस और 80 एस राइबोसोम होंगे। नेक्स्ट फीचर में चलते हैं, है ना, नेक्स्ट फीचर में चलते हैं। नेक्स्ट फीचर है परगलन, इसमें किया जाता है। ऑप्शन ए बाट भट्ठी, ऑप्शन बी खुले तल की भट्ठी, ऑप्शन सी माफल भट्ठी, ऑप्शन डी विद्युत भट्ठी। इसका राइट आंसर होगा जाकर के क्या होगा, अनबात भट्ठी, अनबात भट्ठी। अब बात भट्ठी को पता है, बात भट्ठी को कहा जाता है अस्मिलिटिंग। क्या कहा जाता है, अस्मिलिटिंग, है ना, अस्मिलिटिंग, एल लिखा हुआ है, अस्मिलिटिंग। उच्च ताप पर, किस ताप पर, उच्च ताप पर जाकर क्या किया जाता है ना, गर्म किया जाता है। किस ताप पर गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर। इसी बात भट्ठी से, किस भट्ठी से, है ना, बात भट्ठी से हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट आयक्स को, है ना, हेमेटाइट आयक्स, आयक्स से, है ना, लोहा, लोहा निकाला जाता है, निकाला जाता है ना, किस भट्ठी से, है ना, तो बात भट्ठी में जाकर इसको परगलन करके हेमेटाइट आयक्स से क्या निकाला जाता है ना, लोहा निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है। ये जो बात भट्ठी से जो प्राप्त होता है ना, प्राप्त लोहा, कहेगा कि बात भट्ठी से जो प्राप्त लोहा है वो क्या कहलाता है, तो पिंग कहलाता है। क्या कहलाता है ना, पिंग कहलाता है ना, पिंग आयरन, आयरन कहते हैं, है ना, पिंग आयरन कहते हैं, है ना, पिंग आयरन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, है ना, पिंग आयरन कहते हैं। देखिए समझिएगा, देखिए परगलन किस में किया जाता है, तो भाट भट्टी में किया जाता है। और भाट भट्टी को क्या नाम से जाना जाता है, अस्मिलिटिंग के नाम से जाना जाता है ना। किस ताप पर होता है, तो उच्च ताप पर परगलन में। कितना ताप पर, उच्च ताप पर। जैसे कि हेमेटाइट, तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है ना। हेमेटाइट जाकर के किसका अयस्क है ना, लोहा का अयस्क है। इसी से क्या किया जाता है, लोहा निकाला जाता है। जो लोहा प्राप्त किया था बात भट्ठी से, है ना, क्या बोलते हैं, पिंग, है ना, क्या बोलते हैं इसको, है ना, पिंग, पिंग आयरन कहते हैं। कहेगा कि बात भट्ठी से जो लोहा प्राप्त किया था क्या कहलाएगा, है ना, तो पिंग आयरन कहलाएगा। एक हेमेटाइट है और दूसरा मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट, है ना। ये जाकर दोनों का है लोहा का, है ना, अयस्क है। और जाकर के जो शुद्ध लोहा कहलाएगा, शुद्ध लोहा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पीटवा, पीटवा लोहा। कौन लोहा कहलाएगा, पीटवा लोहा जाकर के, है ना, शुद्ध लोहा कहलाता है। शुद्ध लोहा कौन कहलाएगा, तो पीटवा लोहा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जिप्सम और प्लास्टर और पेरिस के जल का अंतर क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए में 5/2, बी में 2, सी में 1/2 और डी में 1.1/2, है ना। इसका राइट आंसर, है ना, क्या होगा, है ना, बतलाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको देखिएगा कि जिप्सम का जो फार्मूला होता है ना, जिप्सम का जो फार्मूला होता है ना, CaSO4 इंटू 2H2O, एक इसका फार्मूला होता है ना, जिप्सम का फार्मूला होता है। जिप्सम का जो उपयोग जार करते हैं, उपयोग करते हैं वो सीमेंट में जमने की क्षमता कम करने में, है ना, कि सीमेंट अगर जल्दी जम जाएगा, है ना, तो फटने के क्या रहता है, डर रहता है। उसकी क्षमता क्या करते हैं, है ना, कम करते हैं। फिर देखा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस
इसका फॉर्मूला देखा जाए CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O जाकर किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ध्यान रखेगा। इसको मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में, हड्डी जोड़ने में, हड्डी जोड़ने में, जैसे प्लास्टरा वगैरह होता है ना, जब टूट फूट जाता है तो प्लास्टरा किया जाता है, और उसमें भी इसका क्या है प्रयोग किया जाता है, वही हड्डी जोड़ने में है ना। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो जाल में अंतर जो है 1/1/2 है। कितना? 1/1/2 है। यहाँ से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O और जाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, है ना। दोनों आसान है, सिर्फ यहाँ पर क्या 2 है, वहाँ पर क्या हाफ करना है ना। क्लियर है बात के दोस्तों, है ना। सॉरी यहाँ पर छूट गया, है ना। क्लियर बात के, है ना। जाके जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है, और सीमेंट के जो जमने का जो दर है उसको क्या करना है ना, कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह के तत्वों के परमाणु तरलता से इलेक्ट्रॉन का पृथक किया जाता है। परमाणु तरलता से इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। Li लिथियम, Na सोडियम, कैसे पोटेशियम सब है ना। फिर जाके बी में है ClBrI, ठीक है। फिर सी में है OS, है ना। ये सब बताइएगा आप लोग कि प्रायोगिक टेबल में है सब, है ना। फिर अगर बाद डी में है NPAS, है ना। तो जाकर के किस समूह में, है ना, परमाणु तरलता से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने का काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये जो आते हैं किस वर्ग में आते हैं, वर्ग, है ना। तो वर्ग में आते हैं प्रथम, प्रथम वर्ग में आते हैं। अगर हम बात करें आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग जाकर के 18 गो है, और अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त जाकर के 7 गो है। कहेगा आवर्त सारणी वर्ग की संख्या कितना है ना। तो जाकर के 18, और आवर्त की बात करें तो आवर्त की संख्या कितना है ना, तो 7 है। फिर अगर देखें, अगर हम बात करें कि ए जाकर के है इस किस समूह का है, तो 17वां समूह का, 17वां समूह का है ना। किस समूह का है जाकर के तत्व, है ना, 17वां समूह का है ना। ओसियम वगैरह जाकर के इस 16वां समूह का, 16वां समूह का, और ये जाकर के समूह का है 15वां जाकर के समूह का, है ना। अब देख लीजिएगा किसका किसका संकेतिक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, 17वां समूह का है। और 17वां समूह की जाकर के जो आपको तत्व है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन समूह बोलते हैं, हाइड्रोजन समूह बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन समूह बोलते हैं। कौन समूह बोलते हैं, हाइड्रोजन समूह बोलते हैं। दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन समूह बोलते हैं, है ना। क्लियर है दोस्तों, है ना। अगर बात नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मोमबत्ती का हवा में जलना, जलना क्या कहलाता है, बाष्पन है, ऑक्सीकरण है, सी में अपचयन है, डी में अपघटन है। इसका राइट आंसर आप बतलाने का कीजिएगा, है ना, प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, राइट आंसर इसका क्या होगा, है ना। तो मोमबत्ती का हवा में जलना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा आपको, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सी, है ना, करण कहलाएगा। ठीक है, मोमबत्ती को हवा में जलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। देखो मोमबत्ती क्या कि जलना होता है, जलना, और एक हो जाएगा मोमबत्ती के गलना, है ना। मोमबत्ती की जलना, है ना, जलना अगर बोलेगा तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती गलना ये भौतिक, भौतिक परिवर्तन, है ना। पूछेगा कि मोमबत्ती के जलना किस प्रकार का परिवर्तन है ना। तो है ना, जलना जाके रासायनिक परिवर्तन है, और गलना जाके क्या परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। यानी कि जो द्वारा प्राप्त किया जा सके उसी से, है ना, वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। जो प्राप्त नहीं किया जा सके वो क्या कहलाएगा,
है ना। रासायनिक परिवर्तन जैसे कागज के जलना, तो कागज के द्वारा तो काई नहीं प्राप्त करना है, जब जल जाए तो दोबारा प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त होगा। तो किस प्रकार परिवर्तन है, रासायनिक। लेकिन जैसे जल से बन जाए बर्फ, है ना, जल से, है ना, जल से है ना बर्फ बनेगा, है ना, बर्फ, है ना, जल से क्या बनेगा, है ना, बर्फ बनेगा, है ना। कौन सा परिवर्तन है जाकर के, है ना, तो ये जाकर के भौतिक परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन है ना। जल से क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, तो भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि जल से बर्फ बनेगा तो बर्फ से जल भी बन जाएगा। कौन सा परिवर्तन है ना, तो भौतिक। पेपर का जलना, पेपर का जलना, है ना, किस प्रकार के, रासायनिक परिवर्तन है ना, रासायनिक परिवर्तन है ना। ठीक है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से और भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप लोग है ना देख लीजिएगा, है ना, किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं। एस्टर के जो क्षारीय जल अपघटन है उसको क्या कहते हैं, देखेंगे इसको। उदासीनीकरण, साबुनीकरण, एस्टरीकरण, है ना, बहुलिकीकरण, है ना। तो एस्टर से जो क्षारीय जल अपघटन को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, है ना, साबुनीकरण। आखिर देखो होता क्या है, एस्टर के क्षारीय जल अपघटन को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण, है ना। क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। ये उच्च बाष्पीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बोलते हैं, है ना, KOH, है ना। कि यही अभिक्रिया कराना, अभिक्रिया है ना करना क्या कहलाता है ना, साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, साबुनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साबुनीकरण कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आया दोस्तों। देखिए, है ना, क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एस्टर के जलीय अपघटन को क्या कहते हैं, तो साबुनीकरण कहते हैं। देखिए आप, है ना, एस्टर के जलीय अपघटन को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। उच्च बाष्पीय, है ना, है पे समझना, उच्च बाष्पीय अम्ल के, है ना, को सोडियम हाइड्रोक्साइड के, उच्च बाष्पीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब अभिक्रिया कीजिएगा तो क्या होगा, साबुनीकरण प्राप्त होगा। क्या होगा, साबुनीकरण। आपको देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के फार्मूला लिख दिए हैं, NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक जल जनित, है ना, कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है ना। जीवाणु से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में चेचक, बी में रेबीज, सी में तपेदिक और डी में खसरा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कि दोस्तों, है ना, तपेदिक किस प्रकार रोग है, जीवाणु जनित रोग है। बाकी चेचक, है ना, रेबीज और खसरा जो है, ये सब के सब तीनों जो रोग है वो जाकर के, है ना, विषाणु जनित रोग हो जाएगा, है ना। कौन सा रोग हो जाएगा, विषाणु जनित रोग हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, है ना, कि विषाणु की खोज कौन किया था, है ना, पता होना चाहिए कि विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोस्की, है ना, इवानोस्की, है ना। कहाँ से खोज किया था, तो तंबाकू के पत्ता से, है ना, तंबाकू के, है ना, पत्ता से जाकर के इसका खोज किया था। किस रूप में, तो TMV वायरस के रूप में, है ना। टोबैको,
है ना मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस का जा करके यहाँ पर खोज हुआ था। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, है ना, आखिर तपेदिक जो रोग होता है प्रभावित करेगा, प्रभावित जो करेगा वो किसको करेगा? फेफड़ा के, फेफड़ा को किसको प्रभावित करेगा दोस्तों? है ना फेफड़ा को प्रभावित करेगा। है ना किस जीवाणु के कारण होता है ना तपेदिक जो होता है, तपेदिक जो होगा वो किस जीवाणु के कारण होगा? तो उसका नाम है माइक्रो बैक्टीरिया ट्रियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस के द्वारा जाकर के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस जीवाणु कारण जाकर के तपेदिक रोग होता है। अगर इसी में हम थोड़ा सा और बात कर लें, है ना, कि और भी जाकर के जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है और विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा, है ना, कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है या कौन सा रोग जाकर के है ना विषाणु से होता है। तो कुछ रोग के नाम लिख लेंगे हम लोग, है ना, जीवाणु से होने वाला हैजा, निमोनिया, है ना, निमोनिया, टाइफाइड, है ना, टाइफाइड, टिटनस, है ना, टिटनस, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, काली खांसी, और हो जाएगा डायरिया, है ना, डायरिया। ये सब जाकर के किससे रोग होते हैं? है ना जीवाणु से होने वाला रोग है ना, जीवाणु से होने वाला रोग है। ट्रिक पे नहीं जाइएगा, है ना, सिर्फ इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा, ट्रिक पे नहीं जाइएगा, ठीक है। इन्हें क्या ट्रिक देखिए कह रहे हैं ना, वो सब नहीं, ठीक है। विषाणु से जो रोग होते हैं, है ना, उसमें देखिए जुकाम, है ना, जिसके खांसी को जुकाम बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, मम्स, एड्स, और एक होता है जाकर के हेपेटाइटिस। हर ये सब किससे होने वाला रोग है दोस्तों? हर तो विषाणु से होने वाला रोग है ना। कुत्ता के काटने से, है ना, कुत्ता के बिल्ली के काटने से, है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो कुत्ता के काटने से जाकर कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है ना। बंदर के काटने से कौन सा रोग होगा? रेबीज रोग होगा। रेबीज में पहले जाकर के, है ना, 14 सुई लगता था, 14 सुई लगता था। अभी वर्तमान में जाकर के, है ना, 3 सुई लगता है। वर्तमान में जो सुई है, वर्तमान में जो जाकर के सुई है वो क्या है? 3 सुई है। पहले जाकर के आपको पता होना चाहिए कि पहले जब कुत्ता वगैरह काटता था तो आपको पेट में सुई लेना पड़ता था, लेकिन अब जो कुत्ता अगर काटेगा तो 3 सुई जो संशोधित करके आई है वो शरीर के किसी भी अंग में आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर जाकर के एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। पोलियो टीका खोज कौन किया था? है ना, तो लुई पास्चर ने किया था, है ना। इस बात को क्या रखना है? ध्यान में रखना है ना, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्या? कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। ऑप्शन ए में सेंट्री, है ना, फ्यूगेशन द्वारा, माइक्रोस्कोपी द्वारा, है ना, क्रोमैटोग्राफी द्वारा, रेडियो ट्रेसर के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा जाकर के, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है ना, ये जाकर के आप केंद्रीय बल द्वारा, है ना, आप केंद्रीय बल के आधार पर आप केंद्रीय बल द्वारा, है ना, बिलियन से पदार्थों, है ना, बिलियन से पदार्थों का अलग करता है, है ना, करता है। बिलियन से पदार्थों का करता है, अलग करता है। सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कहलाता है। सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन,
सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन, सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। फिर देखा जाए क्रोमैटोग्राफी के द्वारा, है ना, मिश्रण को एक दूसरे से अलग करना, मिश्रण को एक दूसरे से अलग करना, मिश्रण को एक दूसरे से क्या करना? अलग करना। और रेडियो ट्रेसर के द्वारा अगर देखा जाए असाध्य रोगों का इलाज, असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। असाध्य रोगों का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। ये आपको पूरे पता चले, ध्यान दीजिएगा, है ना। पुष्पांगों को एक दूसरे से अलग किस विधि के द्वारा किया जाएगा? है ना, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन आप केंद्रीय बल के द्वारा, है ना, बिलियन से पदार्थों का किया जाता है, अलग करता है ना। फिर अगर देखें, है ना, सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन जो किया जाता है माइक्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। असाध्य रोग का इलाज जो किया जाता है रेडियो ट्रेसर के द्वारा किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी का जो अध्ययन किया जाता है, क्रोमेट्री द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वो मिश्रण को एक दूसरे का किया जाता है, अलग किया जाता है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल ने इनमें से किस लक्षण का अध्ययन नहीं किया था? है ना, तो ऑप्शन ए में बीज का, ऑप्शन बी में पुष्प रंग का, ऑप्शन सी में बीज का रंग का, और ऑप्शन डी में, है ना, झुरीदार या फुलिए फली का, है ना, फुलाई, है ना, फली का। इसका राइट आंसर आप बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिए, है ना। राइट आंसर इसका, है ना, बतलाने का प्रयास कीजिए। और तो बीज के आकार का अध्ययन नहीं किया था, बीज के आकार का अध्ययन नहीं किया था। कुल अगर देखा जाए मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितना लक्षण का अध्ययन किया था? 7 लक्षण का, है ना। मेंडल जो है आनुवांशिकता का पिता कहे जाते हैं। मेंडल को आनुवांशिकता का कहा जाता है, पिता कहा जाता है। मेंडल मटर के पौधा पर जाकर के आनुवांशिकता का, है ना, पता लगाया था। आनुवांशिकता का क्या लगाया था? पता लगाया था किस पौधा पर, है ना। इनका मेंडल के द्वारा, है ना, 3 नियम दिया गया। क्या नियम दिया गया? 3 नियम दिया गया। और पहले देखे प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था, है ना। नियम यानी क्या वो नियम दिए थे? 3 गो। यहाँ देखिएगा मेंडल ने बीज के आकार के लिए अध्ययन नहीं किए हैं। टोटल क्या प्रकार का अध्ययन किए हैं? है ना, तो 7 प्रकार के। बीज का रंग कैसा होगा, पुष्प कैसा होगा, झुरिया कैसा होगा, ये सारे अध्ययन किए हैं, लेकिन बीज के आकार का अध्ययन नहीं किए। मेंडल का आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल ने किस पौधा का प्रयोग किए थे? है ना, तो जाकर मटर के पौधा का प्रयोग किए थे। कितने नियम दिए थे मेंडल? 3 नियम दिए थे। प्रभाविकता का नियम, है ना, पृथक्करण का नियम, है ना, स्वतंत्र देखिए, है ना, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम जाकर के मेंडल ने दिए थे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कैसा हार्मोन जो पादपों में पानी की कमी के कारण रंध्र को बंद होने को नियंत्रित करता है, वह क्या कहलाता है ना। पादपों में, है ना, पादपों का, है ना, पेड़ पौधा में पानी की कमी का आकार के रंध्र, जो पत्ती में जो छिद्र होता है वो क्या बोलता है? रंध्र बोलते हैं। इसको बंद होने को नियंत्रित करता है ना, वह क्या कहलाता है? कौन सा हार्मोन कहलाता है? इसका राइट आंसर आप बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिएगा, है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जाकर के, है ना, राइट आंसर जो हो जाएगा, है ना, वो जाकर के आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? है ना, सी हो जाएगा। समझिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर देखा जाए पादप हार्मोन जो होते हैं वो 4 प्रकार के पादप हार्मोन, है ना, कई प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। ये समझिएगा कौन कौन 4 प्रकार के हैं, है ना। तो पहला नंबर ऑक्सिन्स, पहला नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन्स।
ऑक्सीन्स का जो कार्य है ना, हो जाकर कार्य क्या है ना, कोशिका की लंबाई में वृद्धि, है ना, कोशिका के लंबाई में वृद्धि। दूसरा जाकर के जिब्रेलिन्स है ना, आनुवांशिक रूप से बौना पौधा को लंबा करने में, आनुवांशिक रूप से बौना पौधा को लंबा करने में, है ना, कहेगा कि आनुवांशिक रूप से बौना पौधा को लंबा करने किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो जिबरेलिन्स हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। पौधा में कई प्रकार का हार्मोन है, 4 प्रकार के। साइटोकाइनिन्स एक कोशिका भोजन को उत्प्रेरित करने वाला, है ना, कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाला, कोशिका विभाजन को क्या करने वाला, उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन है। और एक जाकर के लास्ट है वो क्या है, वृद्धि हार्मोन, है ना, वृद्धि हार्मोन, है ना, ये पेड़ पौधा को लंबाई को क्या करेगा, है ना, बढ़ाने का कार्य करेगा। ये पूरा क्लियर हुआ दोस्तों, समझिएगा, है ना। यह पौधा हार्मोन कितना प्रकार, 4 प्रकार के। ऑक्सीन्स कोशिका के लंबाई को क्या करने, वृद्धि करने में। जिबरेलिन आनुवांशिक रूप से बौना पौधा का करने में, लंबा करने में। साइटोकाइनिन्स है ना, कोशिका विभाजन को पादप में अनुत्प्रेरित करने वाला हार्मोन है। और एक वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है, कौन सा एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। ऑप्शन ए में, है ना, रिस्ट्रिक्शन, है ना, इंडोन्यूक्लियेट, है ना, बी में है ना, लाइगेज, सी में है प्रोटीएज, और डी में है जाइमेज, है ना, जाइमेज, है ना। और इसका राइट आंसर आप बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। रिस्ट्रिक्ट, है ना, रिस्ट्रिक्ट, है ना, इंडोन्यूक्लियेज जो है इनमें जाकर के, है ना, डीएनए को निश्चित स्थान से छोटे छोटे काटने का काम करता है। डीएनए को, इसमें डीएनए पाया जाता है, और निश्चित स्थान से छोटे छोटे काटने का कार्य करता है, कहेगा कौन सा एंजाइम, है ना, जाकर के आणविक कैंची कहलाता है, तो रिस्ट्रिक्शन, है ना, इंडोन्यूक्लियेशन, है ना, न्यूक्लियस, है ना। इसमें क्या होता है कि एक डीएनए पाया जाता है, वो डीएनए जो है ना, वो निश्चित स्थान से छोटे छोटे क्या करता है, उसको, है ना, काटने का कार्य करता है। इसमें आखिर क्या आ जाते हैं इस एंजाइम में, है ना, इस एंजाइम में क्या क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया, फिर एर्चिया, क्या जाएगा, एर्चिया में जाकर पाया जाता। कहेगा कि बैक्टीरिया कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, है ना, तो रिस्ट्रिक्शन, है ना, इंडोन्यूक्लियेज, है ना। और एर्चिया में कौन सा एंजाइम, है ना, जाकर के वही एंजाइम जाकर के पाया जाएगा, है ना, लाइगेज, है ना। लाइगेज अगर बात करें, लाइगेज एंजाइम की अगर हम बात करें, है ना, तो लाइगेज एंजाइम में क्या होता है दोस्तों, इसमें समझना जाकर के, है ना, 2 बड़े अणु को नए रासायनिक बंध का निर्माण कर जोड़ देना। दो बड़े अणु को नए रासायनिक बंध का निर्माण कर जोड़ना है।
है ना जोड़ना है, दो रासायनिक को है ना लाइगेज जो है दो बड़े अणु को और नए रासायनिक बंध के साथ क्या करना है ना जोड़ना है। फिर जाकर के ये जो है ये प्रोटीन को तोड़कर एक एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़कर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करना, पॉलीपेप्टाइड का क्या करना, निर्माण करना। क्या समझिएगा बात को, है ना। कौन से एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है ना, तो रिस्ट्रिक्शन है ना इंडो न्यूक्लियस है ना। इसमें क्या होता है, एक डीएनए पाया जाता है ना, डीएनए पाया जाता है निश्चित स्थान से है ना छोटे छोटे काटने का कार्य करता है ना। ये एंजाइम में कौन सा पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, एर्चिया पाया जाता है। फिर जाकर के लाइगेज एंजाइम जो है वो दो बड़े बड़े अणु को नए रासायनिक बंध का निर्माण करके उसको जोड़ना कार्य करता है। और जो प्रोटीएज में प्रोटीन को तोड़ करके पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है, पॉलीपेप्टाइड का क्या करता है, निर्माण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। लकड़ी के टुकड़े की जल में रखने पर वह फूल जाता है, ये फूलने का कारण क्या है, ये फूलने का कारण क्या है ना समझिएगा। ऑप्शन में विसरण, बी में परासरण, सी में अंतःशोषण और डी में बिंदु श्रवण। इसका राइट आंसर होगा जाकर के अंतः शोषण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है ना, पुरुष के शीशन का शिखर भाग है ना क्या कहलाता है, ये समझिएगा जाकर के आप क्वेश्चन को है ना। शीशन भाग क्या कहलाता है ना, तो प्रीट्यूस, ग्लांस, ग्रीवा या सर्विक्स है ना, हाइमे है ना कहलाता है ना, ग्लांस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, है ना ग्लांस कहलाता है ना। जिसे ये पुरुष में जाकर के शुक्राणु का निर्माण जो होता है, निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, वृषण में। कहाँ होता है ना, वृषण में होता है। और वृषण ये शरीर के बाहर रहता है, शरीर के बाहर, क्योंकि वृषण का जो तापमान होगा वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और आपको है ना ये भी बात को ध्यान रखना है कि इसका जो वृषण का जो निर्माण होता है ना, वृषण का जो निर्माण होता है वो जा करके किडनी के पास होता है, किडनी के पास होता है। कहेगा वृषण का निर्माण कहाँ होता है, किडनी के पास एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। और कहाँ निर्माण होगा, किडनी के पास है ना, यानी कि गर्भ में है ना, माता के गर्भ में, माता के गर्भ में है ना 3 माह में जाकर के इसका वृषण का किडनी के पास जाकर के वृषण का निर्माण होता है। वहां पर एक नली के द्वारा दोनों वृषण शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में आ जाता है। और उसके बाद यहाँ से वापस नहीं जा पाता। कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वृषण जाकर के है ना वही किडनी के पास जाकर के है ना, ब्रिक के पास, किडनी का बोलते ब्रिक के पास है ना रुक जाता है। और जब वहां पर रुक जाता है ना तो जाकर के वहां पर जाकर के स्पर्म बनना है ना बनेगा। लेकिन वहां पर स्पर्म क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म जो होता है ना वो शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होना चाहिए, है ना कम होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए में कलकत्ता, ऑप्शन बी में बंबई, ऑप्शन सी में अहमदाबाद, ऑप्शन डी में इलाहाबाद। इसका राइट आंसर बतलाइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था है ना, प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885। अध्यक्ष जो बनाया गया था WC बनर्जी को बनाया गया था, WC बनर्जी को है ना। संस्थापक
एम हूँ, ओ एम हुम थे, संस्थापक कौन थे? ओ एम हुम थे, है ना। पहली अधिवेशन में सदस्य जो भाग लिए थे वो कितना सदस्य भाग लिए थे? है ना, 72 सदस्य भाग लिए थे, है ना। सबसे 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 युवा अध्यक्ष देखा जाए कांग्रेस के तो अबुल कलाम आजाद, और सबसे लंबी समय तक अगर अध्यक्ष कोई रहा, अध्यक्ष सबसे लंबे कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक के कोई अध्यक्ष रहे तो उनका नाम है जाकर के सोनिया गांधी। लेकिन अगर बोला जाएगा कि स्वतंत्र भारत की आजादी के पहले सबसे लंबा समय तक के, आजादी के पहले सबसे लंबा समय तक के अगर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा था, है ना, तो आजादी के पहले सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम कौन थे? आजाद थे, है ना। क्लियर है ना। स्थापना पता हो गया। आपको ये बताना है ना, पहला जाकर के मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष तब बदरुद्दीन तैयबजी, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहले भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी एकमात्र बार अध्यक्ष बने 1924 बेलगांव अधिवेशन में, है ना। फिर आपको अगर और बात करें, है ना, कि एकमात्र गांव में अधिवेशन फैजपुर, अध्यक्ष जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू, कब? 1936 में। ये सारे बातों को आपको कांग्रेस के अधिवेशन से ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात ध्यान रख लीजिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय 1900 फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? ऑप्शन ए में लुई 14वां, ऑप्शन बी में लुई 16वां, ऑप्शन सी में चार्ल्स 10वां, ऑप्शन डी में लुई फिलिप्स। इसका राइट आंसर होगा जाकर के लुई 16वां। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लुई 16वां। इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया था तो हम बतला दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिमाचल, बी में हिमाद्री, सी में शिवालिक और डी में सह्याद्री। इसका राइट आंसर आप बतलाने का आना प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो हिमालय के जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है? हिमाद्री, है ना। हिमालय 3 श्रेणी में बटा हुआ है, 3 श्रेणी में बटा हुआ है ना। एक जाकर बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक जाकर के निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। और निम्न हिमालय क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। हिमालय के सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई की अगर बात करें 8848.50 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पे 8850 भी दे रहा है। ठीक है, उसी के आसपास में आपका राइट आंसर रहेगा, है ना। और जो जाकर माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। इसको जाकर के नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अगर देखा जाए, है ना, कि जाकर के जो हिमाद्री है औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 6000 मीटर। औसत ऊंचाई कितना है ना? 6000 मीटर, है ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पार करने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार करने पर जाकर के एक दिन क्या हो जाता है? जुड़ जाता है ना? तो ऑप्शन ए में भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर को 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण को 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व को, है ना? इसका राइट आंसर आप बतलाने का प्रयास कीजिएगा, है ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना? 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व जाने पर 1 डिग्री का हो जाता है ना? जुड़ जाता है, 1 डिग्री का हो जाता है, जुड़ जाता है। 180 डिग्री से अगर हम बात करें, है ना, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय क्या बोलते हैं? तिथि रेखा बोलते हैं। एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। एक देशांतर कहा जाता है 4 मिनट, है ना? विषुवत रेखा को रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा भी हम लोग इसको कहते हैं, है ना? विषुवत रेखा को 0 डिग्री इक्वेटर, है ना? भूमध्य रेखा भी से कहते हैं, है ना? क्लियर है ना? कुल अगर, है ना, देखा जाए, है ना, भारत से अगर, है ना, भारत में कहाँ से, है ना, समय रेखा गुजरती है ना? तो नैनी से जाकर गुजरती है ना? नैनी से 82.5 डिग्री पे, है ना? फिर देखा जाए कि 20 नंबर, है ना, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता, है ना? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, है ना, आप बतलाने का प्रयास कीजिए, इसका राइट आंसर, है ना, क्या होगा, है ना? ब्रेंडन फ्रेजर, बिल स्मिथ, है ना? सी में ऑस्टिन बटलर, डी में क्रिस हेम्सवर्थ, इसका राइट आंसर होगा, है ना, ब्रेंडन फ्रेजर, है ना? अगर देखा जाए, है ना, कि ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत हुआ था, ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत हुआ था वो जाकर के 1929 ईस्वी में, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किसमें कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, है ना? ये जाकर के फिल्म के क्षेत्र में, है ना, दिए जाने वाला अवार्ड है ना? एक और क्वेश्चन देख लें हम लोग आज के, है ना? आज के एक क्वेश्चन देखें, है ना? अभी जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना? समझने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, चारागाह को पंपास कहा जाता है। ये कहाँ के किस देश के चारागाह को, है ना, पंपास कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप बतलाने का प्रयास कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के, है ना, चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। अब घास के मैदान से आपको क्वेश्चन आने वाला है ना? तो घास के मैदान को कंप्लीट रखना है ना? कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आप कंप्लीट रखिए, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन छूट ना सके, है ना? तो देखेंगे, है ना, शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पे क्या कहता है? जिससे कि प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में कहेगा कि प्रेयरी कहाँ, किस देश का घास का मैदान है ना? तो उत्तरी अमेरिका का है। फिर स्टेपी यूरेशिया का है, कहाँ का है? यूरेशिया का है। पंपाज दक्षिण अमेरिका का है। पंपाज कहाँ का हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका का है ना? पूछताछ जो है हंगरी यूरोप, है ना? पूछताछ जो है वो कहाँ का है? हंगरी और यूरोप का। बेल्ट कहाँ का है ना? तो दक्षिण अफ्रीका का है ना? सारा क्वेश्चन ध्यान रखना है। डॉन्स जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया का है। डॉन्स कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का है। कैटरबरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। इस घास के मैदान का वो क्या रखना है? ध्यान रखना है। और अगर देखें हम थोड़ा सा और हम देखें, है ना, कुछ ने कटबंधे घास के मैदान उसी तो उसने बताए थे। कुछ ने कटी
बंधिए घास का मैदान की अगर हम बात करें, है ना, जैसे कंपोज कहाँ के घास का मैदान है? अर्जेंटीना के घास के मैदान का बोलते हैं कंपोज बोलते हैं। उरुग्वे घास के मैदान, दक्षिण ब्राजील, है ना, दक्षिण ब्राजील के घास के मैदान में क्या कहा जाता है? कंपोज कहाँ के घास का मैदान है ना? तो यह अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राजील के घास का मैदान है दोस्तों। क्लियर है? फिर और देखें हम लोग, लानोस कहाँ के घास का मैदान है? कोलंबिया घास का मैदान क्या कहलाता है? लानोस। वेनेजुएला के घास का मैदान है लानोस। सवाना, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाना कहाँ के घास का मैदान है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के सवाना है वहां के, है ना। और वो पटाना जो घास का मैदान है वो कहाँ के है? श्रीलंका के घास का मैदान है। कहाँ के घास का मैदान है दोस्तों? श्रीलंका के घास का मैदान है। ये सब आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लीजिए, है ना। शीतोष्ण घास के मैदान, है ना। पेरी कहाँ के है? उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया, पंपाज, है ना, दक्षिण अमेरिका, है ना, पुस्ताज, हैंगरी रोप, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, है ना, कैडबरी न्यूजीलैंड, है ना। फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, है ना। कंपोज जो हो जाएगा अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिण ब्राजील। लानोस जो है कोलंबिया, वेनेजुएला। सवाना जो है ना अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। पटाना जो है वो श्रीलंका घास के मैदान है ना। आज यहीं तक लास्ट, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, है ना। नोट्स आप लोग बनाते चलिए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, है ना। बस जय हिंद।